Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. So today we are going to continue with the same topic, interactions of genes. कल हम लोगों ने 3 headings पर ली थी, 3 important interactions of genes. Continue with that. So yesterday we have studied about complementary gene action, epistasis, dominant as well as recessive epistasis, and inhibitory gene action. We have studied 3 types of gene action. Now we'll continue with another 3 types: duplicate gene action, multiple factor and polygenic gene action, or gene inheritance and additive gene action. तो आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं ये duplicate gene action or duplicate genes क्या होती है? Sometimes a character is controlled by 2 non-allelic genes whose dominant alleles produce the same phenotype whether they are alone or together. What it suggests कि ऐसी duplicate genes क्या होती हैं कि अगर वो dominating condition में present हैं साथ साथ या अलग अलग वो same phenotypic effect एक्सप्रेस करती हैं या फिनोटाइपिक इफेक्ट शो करती हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डोमिनेटिंग एलील्स सिंगली प्रेजेंट हैं, दोनों जीन्स की अलग अलग हैं या साथ साथ है, तो उनका इफेक्ट हमें सेम दिखाई देगा. तो मैं इसको एक छोटे से अच्छे एग्जांपल से आपको बताती हूँ. डुप्लीकेट जीन्स, आप लोग मूवीज देखते हैं तो उसमें डुप्लीकेट रोल कोई हीरो प्ले करता है ना. सपोज अमिताभ बच्चन है सब पॉपुलर हीरो बिग बी, तो एक रोल जो प्ले कर रहा है अमिताभ बच्चन और उसका डुप्लीकेट भी वही रोल प्ले कर रहा है. यानी जहां फाइटिंग के सीन्स आते हैं तो वो डुप्लीकेट वर्क करता है और बाकी जगह हीरो खुद करता है, लेकिन पता नहीं लगता. दोनों जगह सेम इफेक्ट दिखाई देता है जबकि दोनों अलग अलग भी काम कर रहे हैं. अगर साथ भी हो, मान लीजिए अगर कोई डबल रोल प्ले कर रहा हो तो साथ हो तो वो डबल इफेक्ट हो जाएगा. तो डुप्लीकेट जीन उसी तरह से एक्सप्रेस होती हैं. एग्जाम्पल लेते हैं शेप ऑफ कैप्सूल इन शेफर्ड्स पर्स. शेफर्ड्स पर्स ऐसा नाम इंडिकेट कर रहा है कि शेफर्ड होता है गडरिया, जो भेड़ चराते हैं, बकरी चराते हैं. उनके जो पर्स होते हैं वो शेफर्ड्स पर्स कहलाते हैं, जिसमें वो भोजन यानी खाना रोटी रख के ले जाते हैं. उसकी इसी तरह से इसकी शेप के ही कैप्सूल्स होते हैं इस प्लांट में, विच बिलोंग्स टू फैमिली क्रोसीफेरी, कैप्सेला पर्सा पेस्टोरिस. इसका कॉमन नेम है शेफर्ड्स पर्स. मैं अभी आपको डायग्रामेटिक भी दिखाऊंगी. तो इसमें जनरली ट्रायंगुलर शेप के हमें दिखाई देते हैं कैप्सूल्स. और जब शेप वेरी होती है, जब सारी डोमिनेटिंग जीन नहीं होती, मींस ऑल रिसेसिव जीन शो डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्टर, नहीं तो ट्रायंगुलर दिखाई देगा, चाहे वो सिंगल डोमिनेटिंग जीन हो या दोनों जीन के डोमिनेटिंग एलील्स साथ साथ हों. तो ये डुप्लीकेट जीन एक्शन है. और ऐसी जीन्स क्या कहलाती हैं? डुप्लीकेट जीन्स कहलाती हैं. तो द प्रेजेंस ऑफ आइदर जीन ए और जीन बी, दो हो गई जीन्स ए एंड बी, दे टुगेदर इंटरैक्ट एंड फॉर्म द शेप ऑफ द कैप्सूल्स. बोथ रिजल्ट्स इन द ट्रायंगुलर कैप्सूल. अगर ए सिंगली प्रेजेंट है तो भी ट्रायंगुलर कैप्सूल होगा, और अगर बी सिंगली है तो भी ट्रायंगुलर कैप्सूल होगा. इसका मतलब जितने भी इफेक्ट्स होंगे वो दैट इज ड्यू टू दीज डुप्लीकेट जीन्स, ए डुप्लीकेट टू बी और it may be B duplicate to A. When both these genes are in recessive forms, है ना, जब ये दोनों ही recessive small a, small b साथ साथ होती है, then only the oval capsule is produced. Now, how they modify the character? They modify 9:3:3:1 into only 15:1. 15 due to duplicate gene action means all types of capsules are triangular. Only when all the recessive alleles are present, then only the oval shape appears in the capsules. So you can describe this through the example.
These are the parents, क्योंकि generally triangular capsules with the dominating alleles, triangular capsules with capital A, capital A, capital B, oval, small a, small b, we are taking it as a parent. When the cross is made, gametes of A, capital A and B are formed in triangular one, and in oval one, small a and small b, because they are recessive alleles. Then in F1 generation, we get hybrid, capital A, small a, capital B, small b, because capital A and B are together like the parent one. So they are showing the dominating character like triangular capsules. When we make the self-cross between these hybrids, capital A, small a and capital B, small b, what genotype and phenotype we get, है ना? तो इसको चेकर बोर्ड नहीं बनाए हम लोगों ने सीधे इसको टेबलेटेड फॉर्म में शो कर दिया है. कैसे शो किया है कि जीनोटाइप A और B टुगेदर है, ट्रायंगुलर फिनोटाइप होता है व्हेन कैपिटल A इज देयर एंड स्मॉल b इज देयर, देन also the triangular one, then small a with single even capital B single or capital B small b or capital B shows the triangular one. So these 9, 3, 3 together form the similar phenotypic expression, means 15. And small b only shows the oval type of capsules in shepherd's purse. So this is very important garden plant. I'm going to show you the picture of this plant. You can see here, ये garden plant है, white color की flowers होती हैं इसमें और roset leaves होती हैं और branching बहुत अच्छी apical पूरा inflorescence निकलता है और इसमें ये जो capsules हैं, these are generally triangular shape, है ना? सिर्फ triangular shape capsules हैं. कब ये oval होती हैं? जबकि all recessive genes are present, all recessive alleles of 2 genes are present. ये मैंने यहाँ पर अब आपको क्रॉस बना के दिखा दिया है. डायग्रामेटिकली भी आप इसको बना सकते हैं इजीली. ये ट्रायंगुलर शेप ऑफ कैप्सूल्स, वाइड और ओवल शेप ऑफ कैप्सूल्स. This is F1 generation. When selfing F1 generation, we get all triangular type, all 15. है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Or only this is one is the ovoid or oval shape, right? So you can take this. I have taken from Google Images, this diagram for you. Now slight modification with duplicate gene action also takes place. है ना? When there is some dominance of the characters, है ना? कुछ characters की dominance शो होने लगती है, तब कुछ recessive gene के साथ कुछ modification होता है, तो 15:1 की जगह 11:5 का रेशियो भी मिल सकता है. A character controlled by 2 gene pairs showing dominance only if 2 dominant alleles are present. है ना? जब 2 डोमिनेंट एलील्स एक साथ हो तो ये करेक्टर जो है वो हमें डुप्लीकेट दिखाई देता है, लेकिन जब एक सिंगल एलील आ जाती है डोमिनेटिंग तो थोड़ा वेरिएशन होता है. Dominant phenotype will thus be produced only when 2 non-allelic dominant alleles or 2 allelic dominant alleles are present. Such a case is found in pigment glands of cotton. Cotton कपास का पौधा है, गॉसिपियम. उसमें जो glands होती हैं, pigment glands, उनके करेक्टर में ये एक्सप्रेशन होता है. ये डायग्रामेटिक व्यू है, इसका क्रॉस बनाया गया है. ग्लैंडुलर एंड ग्लैंडलेस, यानी कॉटन में जहां ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं तो वो कैपिटल G1 एंड कैपिटल G2 से अपियर होता है, और जब ये सारे रिसेसिव होते हैं तो ग्लैंडलेस कॉटन अपीयरेंस होती है और फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होता है. अगर इनका क्रॉस बनाया जाए एज ए पेरेंट तो कैपिटल G1 G2 एज गैमेट फॉर द डोमिनेटिंग पेरेंट एंड स्मॉल G1 G2 एज द रिसेसिव पेरेंट गैमेट्स. सो वी गेट इन F1 जनरेशन अ हाइब्रिड, है ना? लेकिन हाइब्रिड में यहाँ कैपिटल G1 और कैपिटल G2 दोनों एलीज जो हैं वो G1 के भी और G2 के भी एक एक डोमिनेटिंग फेज में हैं, तो ग्लैंडुलर ही अपीयर होगा, मीन्स डोमिनेटिंग करेक्टर विल अपीयर. अगर इनका सेल्फिंग कराया जाए तो व्हाट वी गेट जीनोटाइप एंड फिनोटाइप एंड देयर रेशियो स्लाइटली मॉडिफाइड फ्रॉम 15:1 to 11:5. हाउ इट हैज बीन मॉडिफाइड? जब दोनों ही G1 और G2
डोमिनेटिंग है ना, दोनों डोमिनेटिंग है तो ग्लैंडुलर अपियर होगा। यहाँ पर एक जीन के दोनों डोमिनेटिंग है, G1 G1, तब भी ग्लैंडुलर अपियर होगा। यहाँ G2 G2 भी डोमिनेटिंग है दूसरे जीन के, G2 जीन के, तो भी ग्लैंडुलर अपियर होगा। लेकिन जब एक ही डोमिनेटिंग एलील रह जाएगी, जैसे केवल G1 रह गया या केवल G2 रह गया या बिल्कुल नहीं है, नो G1 नो G2, तब ये सारे केस क्या होंगे, ग्लैंडलेस होंगे। तो दीज केसेस आर 2, 2 and 1. तो इंस्टेड ऑफ 15:1 वी गेट 11:5, क्योंकि जब दोनों डोमिनेटिंग जीन के आइदर एलील यानी G1 G2 या G1 G1 और G2 G2 एक साथ प्रेजेंट है, तो ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर हो गया। जब डोमिनेटिंग एक साथ होंगे, दो कम से कम होने चाहिए, आइदर G1 G2, आइदर G1 और G2 और G1 और G2 G2, राइट, तब ये ग्लैंडुलर होगा। तो ये 11 के रेशियो में अपेयर होता है, 11:5। 5 इज रिसेसिव करेक्टर, बेस ग्लैंडलेस। तो ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन डुप्लीकेट जीन एक्शन में। Now come to the fifth interactions of genes, that is multiple factors and polygenic gene inheritance. Though some characters like qualitative characters show discontinuous variation, but a majority of characters as quantitative characters exhibit continuous variations. क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स में हम लोग लेते हैं ऐसे कलर वेरिएशंस है, और क्वांटिटेटिव में हाइट, वेट एटसेट्रा है, तो इनमें कंटिन्यूअस दिखाई देता है वेरिएशन, जबकि क्वालिटेटिव में डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन यानी कंटिन्यूअस नहीं होता। यूले, निंसलेने एंड ईस्ट suggested that quantitative variation is controlled by large number of individual genes called as polygenic system, है ना, and the inheritance could be explained on the basis of multi-factor hypothesis. यहाँ पर अब हम लोग 2 जीन फैक्टर नहीं ले रहे हैं, हम लोग मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस ले रहे हैं, यानी वो क्वांटिटेटिव वेरिएशंस पॉलीजेनिक सिस्टम से या मल्टीपल जीन से इंडिविजुअल जीन कंट्रोल 1 वेरिएशन तो अपेयर होता है। The hypothesis states that for a given quantitative trait, there could be several genes which are independent in their segregation and had cumulative effect on the phenotype. इसको समझ लेंगे कि हाइपोथेसिस क्या कहती है। हाइपोथेसिस कहती है कि एक गिवन क्वांटिटेटिव ट्रेट के लिए अगर हम हाइट ही ले रहे हैं, देयर कुड बी सेवरल जीन्स, बहुत सारी जीन्स हो सकती हैं, इसीलिए पॉलीजेनिक कहते हैं, विच आर इंडिपेंडेंट इन देयर सेग्रीगेशन। जब वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से आगे सेग्रीगेट होती हैं तो वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होती हैं, लेकिन उनका इफेक्ट क्यूमुलेटिव होता है। यानी अगर हम उस जेनरेशन को जो अपीयरेंस फिनोटाइपिक हो रहा है, जैसे अगर हम लोगों ने हाइट ही ली तो टॉल 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 बहुत तरह के मिलेंगे, यानी टॉल बहुत लंबे वाले भी होंगे जो टॉलेस्ट कह सकते हैं, उनसे छोटे छोटे, उनसे थोड़े छोटे, मीडियम हाइट के और थोड़े छोटे हो सकते हैं, और ड्वार्फ हो सकते हैं। तो ड्वार्फ तो अलग हो गया रिसेसिव ट्रेट, लेकिन टॉल में ही वेरिएशन जो दिखाई देती है वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। बाहर से देखने पे जैसे हम टॉल इज टू ड्वार्फ मेंडल के नियम से कह देते हैं 3:1 सेग्रीगेट हुआ, लेकिन वो 3 में भी 1:2:1 है, यानी 1 भी टॉल है और 2 हाइब्रिड टॉल है। उसी तरह से अगर हम मल्टीजेनिक या पॉलीजेनिक लेते हैं तो उनका जो इफेक्ट होता है वो क्यूमुलेटिव दिखाई देता है टॉलनेस पर, है ना। तो हम तब ये नहीं कहते कि टॉलेस्ट है, लेकिन जब ये वेरिएशन अपीयर होती है तो वो एक स्पेसिफिक रेशियो में अपीयर होती है। किस तरह से अपीयर होती है मैं आगे आपको एग्जांपल से बताती हूँ। अगर हम लोग कोई क्वालिटेटिव ट्रेट या क्वांटिटेटिव ट्रेट, कोई भी स्पेसिफिक ट्रेट को लेकर स्टडी करें, फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन कर्नल कलर इन व्हीट, है ना। कर्नल क्या होता है, कर्नल इज द इन्फ्लोरेसेंस, व्हीट के इन्फ्लोरेसेंस के कलर को हम स्टडी कर रहे हैं। इसे क्वांटिटेटिव करेक्टर एंड कंट्रोल्ड बाय 2 डिफरेंट जीन्स। द heterozygote is intermediate in color between the 2 homozygotes, है ना। 2 homozygotes का मतलब homozygous dominant and homozygous recessive, इनके बीच में बहुत सारे variations appear होते हैं। Both the dominant genes have a small and equal effect on the seed color, है ना। तो जो कर्नल कलर का मतलब स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग ऑफ सीड कलर, तो इसमें क्या होता है, दोनों होमोजाइगोट्स के बीच में वेरिएशन अपीयर होती है। F1 heterozygotes for 2 genes will segregate in F2 in the ratio of 1:4:6:4:1. How they are separating? This one and this one are homozygous. This is
homozygous dominant and this is homozygous recessive. ये जो है ये सब हाइब्रिड्स हैं वन और अदर जीन के लिए, है ना. तो ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट अगर हम कहेंगे तो क्या शो करेंगे, 15:1. हम कहेंगे 15 टॉल एंड 1 ड्वार्फ, या 15 1 कलर एंड 1 इज रिसेसिव. लेकिन यहाँ पर चूंकि कलर वेरिएशन है, तो अगर हम लोग बात करें कि रेड कलर है तो 1 प्योर रेड होगा, उसके बाद ये उससे लाइट रेड होगा, ये पिंक हो सकता है, या और लाइट रेड हो सकता है, ये लाइटेस्ट रेड हो सकता है, और दिस बिकम्स द व्हाइट. तो ये वेरिएशन इन द कलर अपीयर, तो ये हमें इस रेशियो में मिलता है 1:4:6:4:1. सो दिस इज क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ कलर, है ना, on expression. तो cumulative effect of genes on the color expression shows in this ratio. तो ये पॉलीजेनिक कंट्रोल हो गया, यानी जीन्स अलग अलग जो कि हाइब्रिड कंडीशन में आ जाती हैं, या एलील्स डोमिनेटिंग प्लस रिसेसिव कंबाइंड टुगेदर इन हाइब्रिड कंडीशन शो वेरिएशंस इन द इफेक्ट. ओके, इसका मतलब क्या हुआ जो मैंने अभी आपको समझाया, इंटेंसिटी ऑफ कलर वेरीज. द इंटेंसिटी ऑफ सीड कलर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डोमिनेटिंग एलील्स प्रेजेंट. यानी डोमिनेटिंग अगर सारी डोमिनेटिंग है तो डीपेस्ट कलर होगा, डार्केस्ट कलर होगा, और अगर अब वेरिएशन होता जा रहा है, 3 डोमिनेटिंग है, देन 2 डोमिनेटिंग है, देन 1 डोमिनेटिंग है, देन और विदाउट डोमिनेटिंग एलील्स हैं तब, यानी प्योर रिसेसिव है. तो इसको आगे फिगर से भी शो किया गया है, मैं भी आपको दिखाऊंगी. अब अगर ये तो 2 जीन इफेक्ट हमने देखा कि 2 जीन्स जो है वो कंट्रोल कर रही है विद देयर एलील्स, लेकिन 3 जीन्स भी हो सकती हैं. तो इट इज नाउ नोन दैट देयर आर 3 जीन्स इन्वॉल्व इन कलर. अब जो शो किया गया वो कि 2 नहीं 3 जीन्स इन्वॉल्व होती है, तो 3 जीन्स के वेरिएशन में रेशियो आपका वेरी कर जाएगा. Thus F1 heterozygotes for all 3 genes will segregate in F1, F2 होना चाहिए. F2 in the ratio किस रेशियो में सेग्रीगेट होती है, 1:6:15:20:15:15:6:1, है ना. अब 3 जीन का इफेक्ट इस रेशियो में होता है. यू कैन सी हियर, अगर हम लोग 2 जीन को इन्वॉल्व करते हुए स्टडी कर रहे हैं, तो अगर हम कर्नल कलर की बात कर रहे हैं या सीड कलर, डार्क रेड और व्हाइट, तो दिस इज डोमिनेटिंग करेक्टर, दिस इज रिसेसिव करेक्टर. ये सारी जीन्स डोमिनेटिंग है, R1 R1, R2 R2, 2 जीन्स आर इन्वॉल्व. आर रेड आर फॉर्म जीन्स, यानी हम सेम जीन को सेम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी R से. तो R1 R2 R2 इनको फॉर्म जीन्स भी कहते हैं, जो सेम करेक्टर को कंट्रोल करती हैं. स्मॉल R1 स्मॉल R2 फॉर द रिसेसिव ट्रेट. नाउ इन F1 generation we get, this is dark red, this is white, we get medium red. Pink नहीं मिल रहा है, medium red, red का ही variation है. This is not blending inheritance like incomplete dominance. तो वो blending होता है तो कलर वेरी कर जाता है, यानी पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है. यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर उसी का ही शेड मिलेगा आपको. सो R1 स्मॉल R1 कैपिटल R2 स्मॉल R2 means we get hybrid with medium red color. On selfing this F1 को जब हम सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो what happens, we get this much genotype and their frequency in variations with the dominating alleles. पूरा शो किया गया है इसको. Then phenotypic effect, यानी क्या क्या दिखाई देगा और रेशियो क्या हमको मिलेगा. So we get when all 4 dominating alleles, their frequency is 1 के रेशियो में होगा, और इनका कलर डार्क रेड होगा, जस्ट लाइक पेरेंटल टाइप 1, राइट. When 3 dominating genes are present, you can see here written 3, इनकी फ्रीक्वेंसी 2 होगी, मीडियम डार्क रेड होगा. कौन सी 3 है इसमें डोमिनेटिंग जीन, कैपिटल R1 कैपिटल R2 कैपिटल R2, right, but 3 are there. In the second hybrid, 3 dominating again with the same color with 2 ratio. Capital R1 and capital R2. Here only small R2 is present, यहाँ पर small R1 is present. तो दोनों की संख्या बराबर होगी, क्योंकि 3 डोमिनेटिंग जीन है तो 2 के रेशियो में मिलेगा, तो हमने इसको कंबाइन कर दिया, क्योंकि सेम कलर अपेयर हो रहा है तो 4 हो गया. Then in the third type we get 2 डोमिनेटिंग एलील, जैसे कैपिटल R1 एंड कैपिटल R2, इनकी फ्रीक्वेंसी 4 होगी और ये मीडियम रेड होंगे, तो इनको यहाँ लिख दिया 4.
अब उसी तरह से फिर दो डोमिनेटिंग एलील हैं, कैपिटल R1, इनकी फ्रीक्वेंसी एक ही होगी और ये भी मीडियम रेड होंगे, इसको यहाँ लिख दिया। देन कैपिटल R2, इनकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी विद 2 डोमिनेटिंग जीन्स। इन तीनों का कलर चूंकि सेम है, इसको ऐड करके हमने 6 लिख दिया। अब आते हैं हम थर्ड कैटेगरी पे, जो कि लाइट रेड अपीयर होता है। वो केवल एक डोमिनेटिंग जीन है। कौन सी डोमिनेटिंग जीन है इसमें? इसमें डोमिनेटिंग आइदर कैपिटल R1 है या कैपिटल R2 है, तो ये दो फ्रीक्वेंसी में अपेयर होंगे। इनमें एक एक डोमिनेटिंग जीन है और कलर सेम होगा लाइट रेड, तो इन दोनों को जोड़ दिया है, 2 + 2 4 कर दिया है। और रिसेसिव कंडीशन अगेन एक ही मिलेगी, होमोजाइगस रिसेसिव, दैट इज व्हाइट। तो रेशियो हमें 1:4:6:4:1 ऐसे मिला फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। दिस इज कर्नल कलरिंग बीट, राइट? दिस इज ड्यू टू पॉलीमेरिक जीन एक्शन। और यहाँ पर भी क्या होता है, ये एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट देती हैं, शेड्स ऑफ सेम कलर विद all dominating gene, 3 dominating gene, 2 dominating gene, 1 dominating gene, and without dominating, right? Means all recessive alleles are present. Now come to the 6th category of gene interaction. When the genes act in such a way that substitution of one allele for another produces same plus or minus effect regardless of other gene, and the effect is same whether replacement occurs in a homozygote or heterozygote. ठीक है, तो ये एडिटिव हो गया फंक्शन, यानी ये नहीं माना जा रहा कि रिगार्डलेस जो जीन है वो क्या है, लेकिन अगर एक जीन दूसरी जीन को सब्स्टिट्यूट कर सकती है, वन एलील सब्स्टिट्यूट अदर एलील ऑफ द अदर जीन, द जीन is called as additive gene and the action is called as additive gene action. add होके मिलेगा, है ना, यानी अब वो जुड़ करके मिलेगा, उसको हम एक तरह से एवरेज भी कह सकते हैं, है ना, मीन वैल्यू भी कह सकते हैं। तो वो एवरेज जीन एक्शन हमें शो होगा। इसको ये मैंने ऑनलाइन लिया था पीपीटी से, मैं आपको दिखाती हूँ। ये टेबल जो बनाई गई है एडिटिव जीन एक्शन मॉडल टेबल है। अगर दो जीन्स हैं ए एंड बी, तो उनके जो इफेक्ट हैं वो कैसे हमको मिलते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, हाइब्रिड कंडीशन स्मॉल ए, उसी तरह से कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी। अगर हम इसका चक्कर भी बनाते तो हमारे पास यही इसमें आता, जैसे सारी डोमिनेटिंग होते तो ये मैक्सिमम नंबर में हमें डोमिनेटिंग जीन का एक्सप्रेशन मिलता है, जिसको हम एडिटिव जीन एक्शन कहते हैं। अगर एक डोमिनेटिंग है ये और दोनों ये डोमिनेटिंग है तो इस रेशियो में मिलता है। इसी तरह से ये दो डोमिनेटिंग है और ये रिसेसिव है तो इस रेशियो में मिलता है। लेकिन इनका यानी ए का कैपिटल ए स्मॉल ए का कैपिटल बी के साथ एक क्यूमुलेटिव और एडिटिव इफेक्ट मिलता है, जिसको हम कह सकते हैं मीन इफेक्ट ऑफ दी जीन्स, तो ये कहलाता है एडिटिव। तो हम इन सबको जोड़ करके इसकी वैल्यू मीन निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, दैट बिकम्स 8। ये तो आपको पता ही है, अगर हम सबको जोड़ दें एंड डिवाइडेड बाय 3 कर दें तो वी गेट दिस 8, है ना। 10 + 8 + 6 24 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स 8। तो इसका जो एडिटिव इफेक्ट हुआ वो 8 ही हुआ रेशियो में। देन अगर हम अब इनके साथ कैपिटल बी स्मॉल बी का इफेक्ट देखें तो ये 8, 6 और 4 में मिलता है हमें इनके साथ क्रॉस कराने पर, या जो हम जीन इंटरैक्शन निकाल रहे हैं, और जब हम इसका एवरेज निकालते हैं तो इट बिकम 6, है ना। ऐसे 8 + 6 + 4 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा। और इसी तरह से अब इनका कैपिटल ए स्मॉल ए का हम स्मॉल बी के साथ देखें तो 6, 4 और 2 के रेशियो में मिलता है। इसको एड अप करके फिर डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो क्या मॉडिफिकेशन हुआ, 9:3:3:1 की जगह 8:6:4 हुआ मॉडिफिकेशन। ये एडिटिव मॉडिफिकेशन हुआ ड्यू टू इंटरैक्शंस ऑफ जीन्स। अब अगर हम उल्टा भी करते हैं, कैसे करते हैं कि हम कैपिटल ए का इन तीनों के साथ यहाँ लिखते हैं और फिर निकालते हैं तो सेम आ जाता है। इसी तरह से यहाँ से भी सेम आ जाएगा, बिल्कुल यही जैसे 6 आया, उसी तरह से स्मॉल के साथ इनका ये भी 4 आ जाएगा। तो ये रेशियो मॉडिफाइड 8:6:4 होता है। इसको हम एडिटिव जीन एक्शन कहते हैं, यानी ऐड हो करके इट गिव्स द मीन वैल्यू और एवरेज एक्सप्रेशन ऑफ
genes, right? So this is called as additive gene action, और ये जो prepare किया गया, this is called as additive gene action model. So this जो अभी ऊपर दिखाया, this illustration shows that capital A small a कैसे निकाला, capital A plus small a divided by 2 ऐसे कर दीजिए, या तीनों को एड अप करके डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए तो 8 आ गया. तो इस तरह से इसको शो किया गया, इम्प्लाइंग एब्सेंस ऑफ डोमिनेंस, है ना, जहां डोमिनेंस नहीं है उसको दिखाने के लिए. दिस इज ट्रू एट कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी लेवल. ऑल्सो रिप्लेसमेंट ऑफ small a by capital A produces a plus effect of 2 units, है ना. यानी अगर हम इसमें केवल स्मॉल ए कैपिटल ए लिया तो उसका एवरेज निकाल लिया है. डिसरिगार्डिंग प्रेजेंस ऑफ बी जीन, है ना, वो बी जीन को नहीं शो कर रहा, यहाँ पे शो कर रहा है कि केवल ए का ही इफेक्ट हम देख रहे हैं. एंड जेनेटिक फेज एट बी लोकस शोइंग नो इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी. ऐसा लग रहा है कि कोई ए और बी का इंटरेक्शन नहीं है, चाहे हम इस तरफ से कैलकुलेट कर रहे थे, इस तरफ से कर रहे थे, वो सेम वैल्यू शो करता था. देन फर्दर टोटल ऑफ एनी टू डायगोनल वैल्यूज आर इक्वल. अगर हम इस तरह से देखें, चाहे ऐसे देखें और ऐसे देखें, तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही थी. तो इसका मतलब कहीं एडिटिव जीन एक्शन हो रहा था. तो अगर हम ओवरऑल स्टडी करें तो एडिटिव जीन एक्शन क्या कहता है? Additive gene action is referred to as the phenomenon in which the 2 alleles of the gene contribute equally to the production of phenotype, है ना. तो ये दिखा रहा है कि जो phenomenon कहता है कि 2 alleles of the gene contribute equally, है ना, दोनों genes के alleles जो है वो equally contribute कर रही है. Additive genes are those genes that code for the same trait, है ना, ए और बी सेम ट्रेट के लिए कोड कर रही हैं, एंड देयर इफेक्ट वर्क टुगेदर ऑन द फिनोटाइप. दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज एडिटिव इफेक्ट. एन एग्जांपल ऑफ ए फंक्शन ऑफ एडिटिव जीन इज ऑन द आई कलर, है ना. यूजुअली हम लोग आई कलर स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स का, आई कलर ऑफ रैबिट, आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला, आई कलर इवन इन ह्यूमन बीइंग्स. दैट इज ड्यू टू एडिटिव जीन एक्शन. Several genes work together to determine the color of the eye of an offspring. So this additive gene action works here. Okay, so this is all about interactions of genes. मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा. मैंने all 6 types आपको बताए और सब important है. अब इसमें questions कैसे आ सकते हैं? इसमें question आ सकता है जैसे short answer question आ सकता है कि एक कोई trait पूछ लिया जाए, है ना, describe additive gene action या describe duplicate gene action, describe epistasis, है ना. या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो पहला आता है उसमें आ सकता है केवल राइट शॉर्ट नोट ऑन एपिस्टेसिस या एपिस्टेटिक जीन एक्शन. और दूसरा क्वेश्चन 5 नंबर का आ सकता है डिफरेंस बिटवीन एनी टू, है ना. जैसे हम लोगों ने कोडोमिनेंस पढ़ा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा, तो डिफरेंस बिटवीन कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस बिटवीन एडिटिव जीन एक्शन, डुप्लीकेट जीन एक्शन, डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस. तो आप लोग इनको तैयार कर लेंगे एज शॉर्ट नोट, और इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी सो वी विल डिस्कस. यस, रोहन मौर्य कोई हाथ उठा रहे थे, आप यू कैन स्पीक बाय अनम्यूटिंग. आई हैव सम टाइम. Yes. Anyone can ask. आप एक बच्चा हैंड रेज करेगा तो मैं बोलूंगी कि आप अनम्यूट करके बोलिए. Yes, I can remove your problems. मैम. Yes, सभ्यता. मैम प्रैक्टिकल्स के बारे में कुछ बताएंगी? हाँ, मैंने कल आपसे कहा था मैं आज आपको एक पूरी लिख करके पेपर भेजूंगी. आप वो पेपर में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्लान्स लिखे हैं, इंपॉर्टेंट फैमिलीज के प्लान्स लिखे हैं जो थ्योरी के लिए और प्रैक्टिकल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हैं. जिस समय प्रैक्टिकल होता है उस समय इनकी अवेलेबिलिटी होती है, उनको आप हार्ड पेजेस वाली कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है. उसी तरह से मैं एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कुछ प्लांट्स के नेम भेजूंगी, उनके स्टेम और रूट का आपको बनाना है. एनोमली मतलब जिनमें अनियमितता, इरेगुलरिटी हो ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, वो आपको स्टडी करना है. आप उसको भी उसी कॉपी में लिख लेंगे जिसमें टेक्सोनॉमी लिखेंगे. तो हार्ड पेजेस वाली कॉपी लेंगे जैसे आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में ली थी.
इनके अलावा मैं कुछ और एक्सपेरिमेंट फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री के आपको लिख के भेजूंगी, वो भी आप लोग फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री जैसी कॉपी लेंगे जैसे आपने जेनेटिक्स की कॉपी बनाई है। जेनेटिक्स वाली कॉपी में आप साइटोलॉजी के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, मियोसिस और माइटोसिस की परमानेंट स्लाइड की स्टडी, उसको भी बना लेंगे डायग्राम। तो ये इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आप वर्क कंप्लीट करिए जब तक एग्जामिनेशन कॉलेज में चल रहे हैं। उसके बाद आप अपनी कॉपी अपने प्रैक्टिकल के टर्न पे लाएंगे, जो जिस पीरियड का होगा, है ना, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अपने टीचर से उनको चेक करा लेंगे। ओके मैम, व्हाट अबाउट हर्बेरियम फाइल मैम? हर्बेरियम के लिए मैंने ऑलरेडी 2 दिन बताया था, वेडनेसडे और फ्राइडे दोनों दिन बताया था। आप लोग प्लांट्स कलेक्ट करते रहे, मैंने नवंबर में ही आपको कह दिया था आपको 30 प्लांट्स कलेक्ट करने हैं और सब वाइल्ड होनी चाहिए, है ना। वाइल्ड का मतलब दे आर नॉट कल्टीवेटेड, गार्डन प्लांट नहीं लेंगे। जो प्लांट क्रॉप में ले सकते हैं वो सरसों ले सकते हैं, क्योंकि सरसों क्रोसीफेरी का एक मेंबर लगा सकते हैं। वैसे है तो वो भी कल्टीवेटेड, लेकिन उसको लगाया जा सकता है। इसी तरह से क्रोसीफेरी के वाइल्ड भी मिलते हैं प्लांट्स, आप उनको लगा सकते हैं। जैसे अरेबिडोप्सिस मिलता है, इस समय खूब ग्रोथ कर रहा है, तो आप उनको कलेक्ट कर लेंगे 30 प्लांट्स को और फैमिली वाइज अरेंज करेंगे, स्टार्टिंग विद Ranunculacea, which is the first family of dicot plants, to Gramineae. Gramineae is family of monocot. तो जो भी आप प्लांट कलेक्ट करें वो 30 सफिशिएंट है। उनको बड़ी साइज की हर्बेरियम शीट लेंगे, येलो कलर की कवर वाली आती है, बिग साइज, उस पे उसको करेंगे। और बहुत छोटा पौधा नहीं हो, कुछ पौधे छोटे होते हैं जैसे कॉन्वॉल्वुलस, तो कोई बात नहीं, उसका थोड़ा सा ज्यादा लंबा ट्विग ले लेंगे क्योंकि वो धरातल से समानांतर बढ़ता है। तो आप उनको उस पे पहले ड्राई कर लीजिए और तैयार करके मार्च में, है ना, मार्च के मिड तक, 15 मार्च तक उसको तैयार कर लीजिए। होली से बाद में आप ला सकते हैं और हम आइडेंटिफिकेशन में सपोर्ट करेंगे। ओके सभ्यता, तो मेरे विचार से ये सभी के लिए प्रॉब्लम होगी, तो सबके लिए सॉल्व हो गई। और कोई कुछ पूछना चाहता है? स्टिल आई एम हैविंग 5 मिनट्स। मैम सुप्रिया, यस मैम, प्लांट जो बड़े हैं उनसे उसका रूट तो नहीं ले सकते हैं ना, उसका तो बस लिप्स और फ्लावर्स। हाँ, ट्विग लेनी है आपको, है ना। अगर बहुत बड़े पौधे हैं तो रूट नहीं लेंगे, ट्विग लेंगे। ट्विग का मतलब एक शाखा लेंगे जिसमें लीव्स भी हो, और बिना फ्लावर के कोई पौधा नहीं लगाएगा। वाइल्ड लेना है, उसमें लीव्स अच्छे से प्रेस करेंगे, फ्लावर जरूर होना चाहिए। अगर फ्रूट कोई बहुत फ्लैशी वाला है तो फ्लैशी फ्रूट को हटा देंगे उसमें से, और अगर छोटे छोटे फ्रूट है, कैप्सूल्स लाइक है, कैप्सेला है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको लगा सकते हैं। जैसे मकोई है तो बड़ा फ्रूट आप प्रेस करते हैं तो खराब हो जाता है, तो फ्रूट को हटा देंगे उसमें से, क्योंकि वो फिर आपके पेज को खराब कर देगा। ओके ओके मैम। ओके, जय हिंद टू ऑल। फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर डिस्कशन करेंगे, तो कल के लिए नोटिफिकेशन दी जाएगी। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।